तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, पॉलिटी का पार्ट। ये पार्ट सेकंड होगा जिसमें हम आगे के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कुछ आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। सबसे पहले आर्टिकल 30 और इसके कुछ वेरिएंट्स, जैसे कि आर्टिकल 30 का 1 एंड 30 का 2। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स हैं, हम उनको देखेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 30, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में आता है। ये माइनॉरिटीज के लिए यहाँ पर राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि माइनॉरिटीज को ये राइट्स होंगे, अधिकार होंगे कि वो अपनी चॉइस के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको इस्टेब्लिश या एडमिनिस्टर करने का अधिकार इनका होता है। ये आर्टिकल 30 में लिखा गया। आर्टिकल 30 के 1 पार्ट में कहा गया कि ऐसे जो माइनॉरिटीज होंगे वो किस तरीके के माइनॉरिटीज होंगे, वो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होंगे। ये चीज ध्यान रखिएगा कि वैसे माइनॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस के द्वारा या फिर ये आपको सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के द्वारा यहाँ पर बताया गया है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक टाइप के माइनॉरिटी होंगे जिनको यह अधिकार प्राप्त होगा। अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन ने एक्सक्लूसिवली इस चीज को डिफाइन नहीं किया गया कि माइनॉरिटी क्या होगा। आर्टिकल 30 का सेकेंड पार्ट, इसमें यह कहा गया कि स्टेट जब भी कोई ग्रांट्स देगा, ठीक है, यानी कि पैसा या फिर जिसको हम एड भी कहते हैं, सहायता, अगर स्टेट प्रोवाइड करता है तो ऐसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, यानी कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जिनको माइनॉरिटी चलाते हैं, वैसे इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट कोई डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच नहीं रख सकता। यानी कि ऐसा नहीं है कि ऐसे जो इंस्टीट्यूशन है इनको कम ग्रांट मिलेगा या फिर इनको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, या फिर इनको नहीं देंगे, तो यानी कि डिस्क्रिमिनेटरी टाइप की जो चीज़ें हैं यहाँ पर स्टेट्स को प्रोवाइड किया जाता है। सेकंड देखते हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड। अब ये जो आर्टिकल 30 वाला मामला था, ये भी मामला न्यूज़ में रहा, इसकी वजह से ये आपका आर्टिकल 30 और उसके डिफरेंट वेरिएशंस जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट इलेक्शन कमीशन। ये भी न्यूज़ में, वैसे तो इलेक्शन कमीशन हमेशा न्यूज़ में रहता है, हर साल कोई ना कोई कहीं ना कहीं इलेक्शन होता है। बिहार का भी इलेक्शन हुआ, इस वजह से भी न्यूज़ में रहा। इसके साथ साथ महाराष्ट्र में एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसकी वजह से इलेक्शन कमीशन यहाँ पर न्यूज़ में रहता है। सबसे पहले आर्टिकल हम देखते हैं आर्टिकल 324, जिसमें इलेक्शन कमीशन की बात की गई है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये पूरे पावर होंगे कि वो इलेक्शन को एडमिनिस्टर करने का, इलेक्शन करवाने का, इलेक्शन को पोस्टपोन करने का, ये इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने का यहाँ पर पूरा पावर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर महाराष्ट्र में जो इशू आती है, ये कहा गया कि महाराष्ट्र के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर, इनको 6 महीने के लिए सीएम बनाया गया, क्योंकि ये नॉन लेजिस्लेटर थे, ये चुन के नहीं आए थे, इलेक्ट नहीं हुए थे, तो 6 महीने तक मैक्सिमम इनको बनाया जा सकता है, ऐसा आर्टिकल 164 में कहा गया है। ठीक है, 164 ये व्यवस्था करता है कि कोई भी नॉन लेजिस्लेटर जो कि चुन के नहीं आया है, वो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक लेजिस्लेटर बन सकता है, लेकिन उसके बाद उसको चुन के आना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। यहाँ पर ये स्थिति क्या हुई कि सीएम का जो 6 महीने का कार्यकाल था, जो कि नॉन लेजिस्लेटर थे, उनका पूरा हो गया। इसके बाद क्या था कि कोविड का टाइम था, और इस कोविड के टाइम पर इलेक्शन कमीशन ने आर्टिकल 324 के अंदर में अपने पावर का यूज करते हुए, साथ ही साथ आरबीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के सेक्शन 153 के तहत यहाँ पर इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वो इलेक्शंस को पोस्टपोन कर सकता है। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि महाराष्ट्र में इलेक्शन को पोस्टपोन कर दिया, जिसकी वजह से क्या था कि इन सीएम का 6 महीने के कार्यकाल पूरा होने के बाद अब ये तो हट जाते कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 164 के तहत, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन कराया ही नहीं कि इलेक्शन होगा और दोबारा चुन के आएंगे। तो फिर यहाँ पर मामला ये हुआ कि इनको दोबारा 6 महीने के लिए अगेन सीएम बना दिया जाए। तो क्या ऐसी व्यवस्था है कि 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या दोबारा 6 महीने के लिए उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मेंबर बनाया जा सकता है, इवन सीएम बनाया जा सकता है क्या? ऐसी कोई व्यवस्था है? तो एक केस था 2001 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, केस का नाम था एसआर चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब एंड अदर्स करके एक केस था 2001 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं है कि किसी भी सिचुएशन में 6 महीने के बाद इस चीज को बढ़ाया जा सके, तो ये जो होगा अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। यानी कि दो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने इसको पोस्टपोन कर दिया, लेकिन फिर भी इस केस में भी बिना इलेक्शन के 6 महीने के बाद उनको सीएम नहीं बनाया जा सकता। तो इस चीज से हिसाब से यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के पावर्स या फिर ये आर्टिकल्स आरपीए के सेक्शन 153 और 164 कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। इसको बनाया जाता है
एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत में इसको बनाया गया। तो जो कोई भी बॉडी अगर किसी एक्ट के तहत में बनाई जाती है तो वो एक स्टेचुटरी बॉडी होती है और ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है। इसका काम क्या है? एनर्जी इफिशियंसी, जैसा इसका नाम ही है, एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाना, यानी कि एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना। एनर्जी इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट ए है, इसको बनाने के लिए हमें कितने अमाउंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, यही एनर्जी इंटेंसिटी कहलाती है। तो अगर हम इंटेंसिटी को कम करेंगे, इसका मतलब हम एनर्जी कंजम्पशन को कम कर रहे हैं, इसका मतलब हम एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मेनली इसका काम होता है एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाना, यानी कि एनर्जी इंटेंसिटी को कम करना। ठीक है, तो दो तीन चीजें याद रखने लायक है। किस एक्ट के तहत में? एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, स्टैट्यूटरी बॉडी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आएगी। एक और यहाँ पर स्कीम लाया गया जिसको उन्नति के नाम से जाना गया, यानी कि अनलॉकिंग नेशनल एनर्जी इफिशियंसी पोटेंशियल। अगेन एनर्जी इफिशियंसी से रिलेटेड है। ये बाई बीई का मतलब ये आपको ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगेन किस लिए? एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। तो मेनली ये एक स्टेटमेंट फ्रेमवर्क है। ठीक है, स्टेटमेंट या फ्रेमवर्क, यानी कि जिसके तहत क्या किया जाएगा कि इस तरीके के जो भी हमारे एक्शंस हो गए या भी जो भी हमें पॉलिसी बनाने हैं, वो इस चीज को ध्यान में रख के बनाया जाएगा कि किस तरीके से एनर्जी इफिशियंसी को बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट, नाबार्ड। ये तो सबको पता है नाबार्ड क्या है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाबार्ड अभी न्यूज में रहा है। न्यूज में रहने का रीजन ये है ये क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता है कि लॉकडाउन के समय पर 50,000 करोड़ रुपए यहाँ पर लॉन्ग टर्म जो रेपो रेट होते हैं उसके अंडर में प्रोवाइड करने का यहाँ पर डिसीजन लिया, और इस 50,000 में से करीब 25,000 करोड़ रुपए जो होंगे वो नाबार्ड को दिए जाएंगे। ये आपको याद होगा, 25,000 नाबार्ड को, फिर 15,000 करोड़ रुपए आपको सिडबी को दिया जाएगा, और बचा जो 10,000 करोड़ रुपए होगा वो आपको एनएसबी यानी कि नेशनल हाउसिंग जो बैंक है उसको दिया जाएगा। तो इस वजह से भी ये यहाँ पर न्यूज में रहते हैं, अदरवाइज सालों भर भी वैसे नाबार्ड न्यूज में रहता है। तो नाबार्ड को बनाया गया किस एक्ट के तहत में? एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। इस वजह से ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। रिकमेंडेशन किसका था? शिवारमन कमेटी का रिकमेंडेशन था। कब बनाया गया इसे? 1982 में बनाया गया। जैसे मैंने कहा ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, याद रखना है, क्योंकि इस एक्ट के तहत में इसको बनाया गया है। अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें शेयर होल्डिंग 99% है, वहीं आरबीआई की 1% यहाँ पर शेयर होल्डिंग है। तो नाबार्ड का काम क्या होता है? नाबार्ड का काम होता है रूरल डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना। तो इस रूरल डेवलपमेंट के लिए जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करती हैं, चाहे वो आरआरबीज हो, रीजनल रूरल बैंक्स हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, ठीक है, या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो जो रूरल क्रेडिट देती हैं, उनको रीफाइनेंस करने का ये काम करता है। ये क्या काम करता है? रीफाइनेंस करने का काम करता है। ये डायरेक्ट लोन नहीं देता। ये लोन किनको देता है? ये इन बैंक्स को लोन देता है, इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लोन देता है, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो उनको लोन देता है जो कि रूरल डेवलपमेंट में अपना योगदान करते हैं। ठीक है, तो ये तो जनरल चीजें हैं जो आपको पता होंगी। मेनली स्पेसिफिक चीजें कब बना, किस एक्ट के तहत, क्या कौन से रिकमेंडेशन कमिटी, और शेयर होल्डिंग क्या है, ये आपको याद रखना है। और ये भी चीज चाहे तो आप याद रख सकते हैं, ये भी कहीं कभी आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। नाम ही सजेस्ट करता है राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी कि चावल के एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए एक फोरम बनाया गया है। ठीक है, तो ये किसके अंडर में आता है? ये आता है अपेडा के अंडर में। अपेडा एक अथॉरिटी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में काम करती है। इसको हम अभी बाद में आगे पढ़ेंगे कि अपेडा क्या होती है। वैसे इसका फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चर फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो इसके अंडर में ये फोरम काम करता है। इसकी जो मेंबरशिप की बात करें कि कौन कौन से लोग इसके मेंबर होंगे, ये डाइवर्सिफाइड होते हैं, यानी कि इसके मेंबर आपको राइस इंडस्ट्री से भी आते हैं, जो राइस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। इसके मेंबर आपको एक्सपोर्ट कम्युनिटी से भी आते हैं। इसके मेंबर आपको अपेडा से भी आते हैं। इसके मेंबर आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से भी आते हैं। ठीक है, तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड मेंबरशिप है इसका। तो मेनली इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये अपेडा के अंडर में आती है। बाकी तो क्या काम करता है ये तो नाम ही स्पष्ट है कि राइस को एक्सपोर्ट के प्रमोट करने का ये काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं अपेडा, यानी कि एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये कैसे बना? ये एक एक्ट के द्वारा बनाया गया 1985 में। इसका मतलब ये है कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है।
ठीक है, ये सब याद रखना है कि स्टेचुटरी है या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी है, यहाँ से एक स्टेटमेंट आते हैं प्रीलिम्स में। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आएगा ये। ठीक है, तो इसका एक स्कीम है अपेडा का, जैसे आप नाम ही देखेंगे ना, नाम क्या है इसका? नाम इसका एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट। ठीक है, तो यानी कि एग्रीकल्चरल जो फूड होते हैं या फिर जो प्रोसेस्ड फूड होते हैं, प्रोसेस्ड फूड यानी पैकेज्ड जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को फर्दर प्रोसेस्ड करके बनाया जाता है, जैसे सॉस वगैरह हो गया, चिप्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, ये प्रोसेस फूड्स होते हैं। ठीक है, तो इनके प्रमोशन के लिए, इनके एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए ये अथॉरिटी काम करती है। इसका एक स्कीम है जिसको कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। इस स्कीम के अंडर में ये क्या करता है कि फिनेंशियल असिस्टेंस भी ये प्रोवाइड करता है एक्सपोर्टर्स को। कैसे एक्सपोर्टर्स? जो रजिस्टर्ड एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको ये फिनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है एक्सपोर्ट के प्रमोट करने के लिए। साथ ही साथ ये जो शुगर होता है, शुगर का इंपोर्ट को भी ये मॉनिटर करने का काम करता है। ये तो एडिशनल काम है, इसलिए यहाँ पर मैंने इसको मेंशन किया हुआ है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बीआरओ। अगेन हमेशा न्यूज में रहता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में बनाया गया अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका काम क्या है कि जो आपको बॉर्डर वाले एरिया होते हैं, सीमा वाले एरिया होते हैं, वहाँ पर जो रोड डेवलपमेंट का काम करना होता है वो बीआरओ करता है। इसके साथ साथ बीआरओ हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं, जैसे कि आपको नेपाल हो गया या फिर भूटान हो गया या फिर बांग्लादेश हो गया, यहाँ पर भी रोड कंस्ट्रक्शन का काम ये करता है। नेक्स्ट देखते हैं सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी। 2020 को सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी भी डिक्लेयर किया गया। ऐसा क्यों किया गया? इसका रीजन ये है कि 2010 में एक मीटिंग हुई थी जिसको हम कॉप 10 के नाम से जानते हैं। कॉप का मतलब होता है सीओपी का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 10वीं मीटिंग हुई थी, तो इसलिए हम इसको कॉप 10 कहते हैं। कहाँ पर? नगोया जापान में 2010 में। तो इस समय इस मीटिंग में क्या हुआ कि एक बायोडाइवर्सिटी प्लान को एक्सेप्ट किया गया जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी, जिसको इम्प्लीमेंट किया जाना था 2011 से 2020 के बीच में। ठीक है, अब इस प्लान के अंदर में क्या किया गया कि 20 टारगेट्स को एक्सेप्ट किया गया। ये 20 टारगेट्स 5 गोल के अंडर में रखे गए। ठीक, और इन 20 टारगेट्स को आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स का नाम भी दिया गया। तब चूंकि 2020 जो था ये इसका लास्ट ईयर था इंप्लीमेंटेशन का, अब ये खत्म हो गया टारगेट या प्लान, इस वजह से 2020 को सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी का नाम भी दिया गया। तो भले सुपर ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ना आए, लेकिन हो सकता है कि आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए। तो इसके पक्ष में क्या होगा कि इस बायोडाइवर्सिटी प्लान को फॉलो करते हुए इंडिया में जो डेवलपमेंट किया गया, अब देखिए कि पहले इंडिया में जो पहला बायोडाइवर्सिटी प्लान आया था वो आया था 1999 में। इसको 2 बार अमेंड किया गया, एक बार अमेंडमेंट हुआ 2008 में और दूसरी बार 2014 में। 2008 में अमेंडमेंट क्यों हुआ? क्योंकि 2006 में नेशनल इन्वायरमेंट प्लान लाया गया। इंडिया का नेशनल इन्वायरमेंट प्लान आया 2006 में। तो इस नेशनल इन्वायरमेंट प्लान के साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या किया गया कि इस बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान को 2008 में अमेंड किया गया। अब चूंकि 2010 में हमारे आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स भी आ गए थे, तो इस आईजी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स के साथ सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए क्या किया गया? 2014 में अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, तो ये हमारा था बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान। इस एक्शन प्लान के तहत हमने 12 नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को एक्सेप्ट किया। यहाँ पर 20 टारगेट्स हैं, तो हमने क्या किया, इन 20 टारगेट्स को 12 टारगेट्स में कन्वर्ट कर दिया और इसको हमने अपने नेशनल बायोडाइवर्सिटी प्लान में शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जो न्यूज में रहा, ये बात यहाँ पर है। इसके बाद 2 कमेटी देखते हैं हम यहाँ पर। एक है बी कीपिंग डेवलपमेंट कमेटी, यानी कि मधुमक्खी पालन जो होते हैं उनसे रिलेटेड, उसके डेवलपमेंट के लिए रिलेटेड। यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई वो किसके अंडर में बनाई गई? विवेक देबरॉय के अंडर में ये कमेटी बनाई जाती है। इसके तहत में अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हम देखेंगे कि आत्म जो निर्भर अभियान था, इस आत्मनिर्भर अभियान के तहत में यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि 500 करोड़ रुपए यहाँ पर बी कीपिंग के लिए भी सेक्शन किया जाता है। तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। एक नेक्स्ट कमेटी शिकायतकर कमेटी जो थी डिफेंस से रिलेटेड थी। इसका काम ये था, ये चेक करना कि किस तरीके से डिफेंस की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाया जा सके और साथ ही साथ जो डिफेंस के एक्सपेंडिचर होते हैं उसको किस तरीके से बैलेंस किया जा सके, यानी कि जो फिजूल खर्ची होती है उसको भी बचाया जा सके। इसकी कुछ रिकमेंडेशंस एडिशनल मैं आपको बता दूं तो
इसके रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर था, इसने कहा कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर होना चाहिए वो 2.5 से लेकर 3% ऑफ जीडीपी होना चाहिए। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करें तो रियलिटी में लेस देन 2% यहाँ पर खर्च किया जाता है डिफेंस पर। यह आंकड़ा आपको 2019 का है। 2019 में 2% से भी कम जीडीपी का खर्च किया गया, जबकि इस कमेटी का कहना है कि 2.5 से 3% के बीच में खर्च किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ इस कमेटी ने यह भी कहा कि जो पीसफुल लोकेशंस हैं, ठीक है, जो पीसफुल लोकेशंस हैं जहाँ पर अब कोई गड़बड़ चीज़ें नहीं होती हैं, जहाँ पर आर्मी के इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ आर्मी को धीरे धीरे अपना जो एग्जिस्टेंस है वो या प्रेजेंस है वो कम करना चाहिए। ठीक है, यह भी बात यहाँ पर इस कमेटी ने बताई है। तो खास करके ये एक्सपेंडिचर वाला टर्म जो है ये याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं 13 एडिशन ऑफ एरो इंडिया। एरो इंडिया क्या है? ये एक एयर शो है जिसमें जो हमारे प्लेन्स वगैरह होंगे वो अपना करतब दिखाते हैं। तो ये एक एयर शो है, ये इसका 13 एडिशन किया जाना है आपको 2021 में। ये एक बाइनियल शो है, यानी कि 2 साल में एक बार होता है। तो इस बार जो 13वां एडिशन होने वाला है ये होने वाले हैं आपको कर्नाटका के एक एयरफोर्स स्टेशन जो कि येलाहंका में है, वहां पर किया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाएगा? ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इससे पहले जो 12th एडिशन किया गया, 12th एडिशन जो था वो ऑर्गेनाइज किया गया था किसके द्वारा? HAL के द्वारा, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा किया गया था। तो 12वां कब होगा? जब ये 2021 में होने वाला है, तो 2 साल में एक बार होता है, तो 12वां जो होगा वह हुआ था जो 2019 में हुआ था। तो अब चाहे तो 12th एडिशन भी याद रख सकते हैं, 2019 में हुआ था, किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया? HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। 13वां जो होगा 2021 में होगा, कर्नाटका के येलाहंका एयर फोर्स स्टेशन पर होगा। 2 साल में एक बार होता है। इस बार ऑर्गेनाइज किया जाएगा डिफेंस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। ये चीज होगी। नेक्स्ट देखते हैं अतानु चक्रवर्ती टास्क फोर्स या फिर पैनल, ये क्यों बनाया गया? ये बनाया गया नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए, यानी कि सीधे शब्दों में बात करें तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये एक टास्क फोर्स बनाया गया या फिर पैनल बनाया गया अंडर चेयरमैनशिप ऑफ अतानु चक्रवर्ती। तो प्रीलिम्स में सीधे सीधे भी क्वेश्चन आते हैं, कमेटी का नाम देख के पूछेगा कि बताइए कि इनके चेयरमैनशिप के अंडर में कौन सी कमेटी बनी हुई है। तो ऑप्शंस रहेंगे लाइक डिफेंस सेक्टर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, टेलीकॉम सेक्टर हो गया, इस तरीके से। तो सीधे क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। तो इस बार हमने 3 कमेटी के बारे में देखा। एक डिफेंस से रिलेटेड था, ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और एक विवेक देवराय की जो कि बी कीपिंग से रिलेटेड था। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देखते हैं इस वीडियो का, ये है शुगर केन। शुगर केन का प्राइसिंग इंडिया में किया कैसे जाता है? सबसे पहले ये देखिए कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत में एक ऑर्डर निकाला गया, शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966। तो इस शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 जो कि इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के अंडर में लाया गया, इसके अंडर ही क्या किया जाता है कि शुगर केन जो होते हैं उनके प्राइस को तय किया जाता है। तो शुगर केन का प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ CACP। ठीक है, तो CACP जो है ये जो रिकमेंडेशंस देती हैं उनके बेसिस पर यहाँ पर ये डिसाइड किया जाता है इसके प्राइस। तो इसके जो प्राइस होते हैं उसको हम कहते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। ये कुछ उसी तरीके से होता है जैसे बाकी के जो फूड ग्रेन्स के लिए MSP बनाई जाती है। तो MSP क्या होता है? एक बेस फेयर होता है, यानी कि इससे नीचे हम खरीद नहीं हो सकती उस फसल की। उसी तरीके से ही यहाँ पर FRP होता है कि इससे नीचे शुगर केन की खरीद नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जो अपने अपने वो प्राइस डिक्लेयर करती है। इसका रीज़न ये होता है कि हर स्टेट में जो शुगर केन का प्रोडक्शन होता है वो एक जैसा तो होता नहीं है। कहीं शुगर केन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम होता है, कहीं पर जो इनपुट कॉस्ट होता है वो ज़्यादा होता है, कहीं पर इनपुट कॉस्ट कम होता है। तो ये जो वेरिएशंस होती हैं स्टेट टू स्टेट्स, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो अपने यहाँ एक बेस फेयर, एक प्राइस तय कर सकती है। लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट अपने यहाँ प्राइस तय करेगी इस शुगर केन का, उसका जो प्राइस होगा ये FRP के प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए या फिर उसके बराबर, उससे कम किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखने लायक है शुगर केन से रिलेटेड। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि कैसे डिक्लेयर किया जाता है, किसके रिकमेंडेशन पे होता है, इसको FRP कहते हैं। फिर स्टेट्स जो होते हैं वो डिक्लेयर करते हैं अपने प्राइस, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।